नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए आज हम लोग छंद विचार पर चर्चा करेंगे। छंद की परिभाषा देखते हैं। छंद शब्द की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ढकना अथवा आच्छादित करना। छंद उस पद रचना को कहते हैं जिसमें अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा की गणना के साथ साथ यति यानी विराम एवं गति से संबंध नियमों का पालन किया गया हो। यह छंद एक प्रकार से इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह रचना जिसमें लय, तुक, यति, गति आदि के नियमों का ध्यान रखा गया हो, उस रचना को हम छंद कह सकते हैं। छंद के अंग देखते हैं। छंद शब्द काव्य को समझने अथवा रचने के लिए छंद के निम्नलिखित अंगों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहला जो छंद का अंग है वो है चरण। छंद का जो पहला अंग है वो है चरण। तो देखते हैं चरण क्या होता है। चरण या पाद छंद की उस इकाई का नाम है जिसमें अनेक छोटी बड़ी ध्वनियों को संतुलित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। साधारणतः छंद के 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे चरण को विषम तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। तो देखें चरण अभी स्पष्ट हो जाएगा। मैं एक दोहा बोलता हूँ, उसके आधार पर हो जाएगा। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, अब यहाँ पर रुक गए हम, तो रुक गए तो ये एक चरण हो गया। निज मन मुकर सुधार, ये दूसरा चरण हो गया। यानी श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वर्णव रघुवर विमल जस, जोधायक फल चार। वर्णव रघुवर विमल जस, यहाँ रुक गए, जोधायक फल चार। तो इसमें 4 चरण हो गए। तो ये दोहा है। आगे देखते हैं मात्रा और वर्ण। किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। छंद शास्त्र में 2 से अधिक मात्राएं किसी वर्ण की नहीं होती। मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं। यही कारण है कि मात्राएं गिनते समय व्यंजनों पर ध्यान नहीं दिया जाता। वर्ण का अर्थ अक्षर से है। इनके 2 भेद होते हैं। तो देखें पहला क्या है, का ह्रस्व वर्ण। ह्रस्व वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में इन्हें लघु कहा जाता है। इनको एक मात्रा मानी जा गई है। इनका जो चिन्ह होता है, ये जो निशान है चिन्ह, ये होता है आ, ई, उ तथा ऋ। ये लघु वर्ण जो है वर्ण हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। आगे देखते हैं लघु के नियम। लघु के नियमों को देखें। ह्रस्व स्वर से युक्त व्यंजन लघु वर्ण कहलाता है। जैसे छोटा है जैसे माँ है, माँ पर यदि
आ का डंडा नहीं लगा है तो वो ह्रस्व होगा। अगला है यदि लघु स्वर में स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु है तो उसे लघु ही माना जाएगा। उदाहरण है संग, हंसना आदि। छंदों में कहीं कहीं हलंत आ जाने पर लघु ही माना जाता है। ह्रस्व स्वर के साथ संयुक्त स्वर हो तो भी लघु ही माना जाता है। कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए भी गुरु को लघु ही मान लिया जाता है। तो ये जब छंदों को समझाएंगे तब बताएंगे इस विषय में। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब तक छंदों को समझाएंगे तभी वहाँ पर समझाएंगे, ठीक है। संयुक्त वर्ण से पूर्व ह्रस्व पर जोर ना पड़े तो वह भी लघु माना जाता है। अब देखते हैं दीर्घ का। दीर्घ के लिए छंद शास्त्र में गुरु कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। इन्हें गुरु भी कहा जाता है। इनकी 2 मात्राएं होती हैं तथा इनका चिन्ह जो है, ये जो एस आकार का चिन्ह लगा है इसे माना जाता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ओ नहीं ओ, औ आदि दीर्घ वर्ण हैं। अब इससे संबंधित कुछ नियम हैं, वो भी देख लेते हैं। दीर्घ स्वर और उससे युक्त व्यंजन गुरु माने जाते हैं। यदि ह्रस्व स्वर के बाद विसर्ग आ जाए तो वह गुरु माना जाता है। जैसे प्रातः। अगला है अनुस्वार जो बिंदी होती है वाले सभी स्वर एवं सभी व्यंजन भी गुरु माने जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अंतिम ह्रस्व स्वर को गुरु मान लिया जाता है। संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुस्वार हो तो भी ह्रस्व स्वर गुरु माना जाता है। तो इन नियमों से हमें ये पता लगता है कि जैसे कि कहीं पर अगर बलाघात जो है अधिक पड़ रहा है तो वो गुरु होगा, और बलाघात कम हो रहा है तो वहाँ पर जो है लघु होगा। और स्पष्ट भी है कि जहाँ पर स्वर की मात्रा वर्ण पर लगी होगी तो वो ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, इसका ध्यान रखा जाएगा। ह्रस्व स्वर है तो लघु हो गया और दीर्घ स्वर है तो गुरु हो गया। आगे देखते हैं। तीसरा है यति। छंद पढ़ते समय उच्चारण की सुविधा के लिए तथा लय को ठीक रखने के लिए कहीं कहीं विराम लेना पड़ता है। इसी विराम या ठहराव को यति कहते हैं। जो मैंने बताया दोहे में, जैसे श्री गुरु चरण चरण सरोज रज, अब यहाँ पर जो विराम लगेगा उस विराम को हम यति कहते हैं। अगला देखें गति। छंद पढ़ने की लय को गति कहते हैं। हिंदी में छंदों में गति प्रायः आभास और नाद के नियमों पर ही निर्भर है। देखो, कोई यदि गीत गाता है तो यदि वो लय में गाता है और तब हम लोगों का जो सर है वो अपने आप हिलने लगता है, तो यानी कि उस एक आभास होता है कि ये एक ही उसमें लय में गा रहा है। अगला है तुक। छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं।
देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, हारी आया, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, एंड में हारी आया। तो यही जो हारी शब्द आया इसी को हम तुक कहते हैं। आ गया समझ में? आगे देखते हैं। संख्या, क्रम तथा गण। छंद में मात्राओं और वर्णों की गिनती को संख्या कहते हैं तथा छंद में लघु वर्ण और गुरु वर्ण की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों का प्रयोग वर्णिक व्रत में लघु गुरु के क्रम में बनाए रखने के लिए होता है। इनकी संख्या 8 निश्चित की गई है। इनके लक्षण और स्वरूप की तालिका मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है, देखें, जैसे मगण, मगण में सर्व गुरु, यानी सभी जो है गुरु हैं। ये देखो यहाँ पर गुरु के चिन्ह लगे हुए हैं, सभी गुरु हैं। यगण, यगण में देखें आदि लघु और बाद में 2 गुरु, यानी शुरू का जो वर्ण है वो लघु है और एंड के अंत के जो दो हैं वो गुरु हैं। ये देखें यहाँ पर। ये अगला है रगण, आदि अंत में गुरु, मध्य में लघु। देखें यहाँ, ये आदि यानी शुरू में गुरु है और अंत में गुरु है, बीच में लघु है। अगला सगण, प्रथम 2 लघु, अंत में गुरु। अब प्रथम में 2 लघु हैं और अंत में 2 गुरु, 1 गुरु है। अगला है तगण, तगण में प्रथम 2 गुरु होते हैं और अंत में लघु होता है। प्रथम गुरु है और अंत में लघु है। जगण, आदि अंत में लघु और मध्य में गुरु, पहले लघु और अंत में लघु और बीच में गुरु। भगण, प्रथम गुरु बाद में 2 लघु, प्रथम गुरु है बाद में 2 लघु है। अगला नगण, सर्व लघु, सभी लघु। देखो सभी लघु हैं। अब जो देखें, देखो सारे गुरु हैं, सभी पहले में देखें, पहले में सभी गुरु हैं, सभी गुरु। तो देखें ना पे आकर डंडा लगाए, ना पे आकर डंडा, जा पे बड़ी की मात्रा लगी है, तो ये देखो सभी गुरु हो गए। ऐसे इसमें देखें सवेरा है, सवेरा में सा पे मात्रा कोई नहीं है, बा पे ए की मात्रा है, तो ए जो है गुरु मानी जाती है। और इसी प्रकार बड़ा करंडा है इसमें, तो ये भी गुरु माना जाता है। आ गया समझ में? अब आगे देखते हैं। देखिए छंद के भेद। छंद के भेद सामान्यतः वर्ण और मात्रा के आधार पर छंदों के निम्न भेद हैं। इसमें 4 दिए गए हैं। देखें ये मात्रिक छंद, पहला है मात्रिक छंद। ये छंद मात्रा की गणना पर आधारित होता है, इसलिए इसे मात्रिक छंद कहा जाता है। जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियमों का पालन किया जाता है किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, हरिगीतिका, छप्पय आदि प्रमुख मात्रिक छंद हैं। अगला देखते हैं वर्णिक छंद। जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, मुक्तक, दंडक आदि ये जो हैं ये वर्णिक छंद होते हैं। अगला है उभय छंद। जिन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है उन्हें उभय छंद कहते हैं। आगे देखते हैं।
मुक्तक। चौथा है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद में, मुक्तक छंद, इन छंदों को स्वछंद छंद भी कहा जाता है। इनमें मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती। भावों के अनुकूल यति, विधान, चरणों की अनियमितता, असमान गति आदि मुक्तक छंदों की विशेषता है। ये अपनी स्वेच्छाचारिता का भरपूर परिचय देते हैं। तो इस समय की जो रचनाएं हो रही हैं वो अधिकतर रचनाएं मुक्तक छंद में हो रही हैं। सुना होगा, कवि लोग कहते हैं ये देखें मुक्तक सुने, अधिकतर कहते हैं मुक्तक सुने। तो ये वही होता है, पहले के जो छंद होते थे, दोहा, चौपाई, इनमें एक लय तुक सब कुछ होता था, लेकिन ये इन लय तुक आदि से मुक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें मुक्तक छंद कहते हैं। तो ये आज के लिए मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपको ये सही लगा हो, ये मेरा छंद परिचय देना आपको सही लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए